आज ऐसा टाइम आ चुका है जब सप्लीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। मार्केट में इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट आ चुका है, चाहे वो फैट लॉस हो, मसल गेन हो, पंप हो, या फिर इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट। सोने के बाद उठने से पहले हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट मार्केट में आ चुका है। पहले के टाइम में प्री वर्कआउट के नाम पे सिर्फ कॉफ़ी बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते थे और ये इसे कंज्यूम करने के बाद वो हैवी से हैवी और इंटेंस वर्कआउट भी कर लेते थे। लेकिन टाइम के साथ प्री वर्कआउट भी काफ़ी एडवांस होता गया और लोग भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते गए और हम आ चुके हैं आज के मॉडर्न एरा में, जहाँ के प्री वर्कआउट्स थाउजेंड्स ऑफ प्री वर्कआउट मार्केट में अवेलेबल हैं। और मार्केट में इतने ज़्यादा प्री वर्कआउट के वैरायटी होने के चलते लोग कंफ्यूज भी हो चुके हैं कि कौन सा प्री वर्कआउट लेना चाहिए, और लेने से पहले इंग्रेडिएंट्स में क्या देखें कि कौन सा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार प्री वर्कआउट कब इन्वेंट किया गया, तो हमें जाना पड़ेगा 1982 में, जहाँ एक पर्सन जिसका नाम था डैन ड्यूशेन, जिनका निकनेम हुआ करता था द ओरिजिनल स्टेरॉयड गुरु, उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसे वो सेल करने लगे बॉडी बिल्डर्स को वर्कआउट से ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले कंज्यूम करने के लिए। एक्चुअली इसे किसी प्री वर्कआउट के नाम से तो नहीं सेल किया जा रहा था, क्योंकि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से थे। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के ब्लेंड जैसे माल्टोज, डेक्सट्रोज और ग्लूकोज, जिसमें कुछ वे प्रोटीन के एक्सट्रैक्ट भी इंक्लूडेड थे। इसके अलावा इसका एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता था रॉ हनी, जिसे भी प्री वर्कआउट में इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस प्री वर्कआउट में कुछ इलीगल सब्सटेंस भी एडेड था, जो था इफेड्रा, जिससे लोगों को काफ़ी एनर्जी तो मिल जाया करती थी, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हार्ट फेलियर और स्ट्रोक्स भी होने लगे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई और हम आ चुके हैं मॉडर्न डे में, जहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे मार्केट में प्री वर्कआउट आ चुके हैं। तो हम बात करेंगे इन प्री वर्कआउट्स के बारे में, इनकी कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या रोल है, जिसे आप जानें उसके बाद ही किसी प्री वर्कआउट को खरीदें। किसी भी प्री वर्कआउट को हम क्यों खरीदते हैं, उसका 3 सबसे मेन फंक्शन होना चाहिए। इन तीनों फंक्शन में अगर इसके इंग्रेडिएंट्स फ्रूटफुल होते हैं तो फिर वो प्री वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसका मेन फंक्शन ये होना चाहिए कि वो आपको सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे ड्यूरिंग योर वर्कआउट, और इसको यूज़ करने के बाद आपको नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा पंप फील हो जिम में वर्कआउट करने के दौरान। और तीसरा एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे लोग ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं, वो है मेंटल अलर्टनेस और फोकस को इम्प्रूव कर देना जिम में। सबसे पहले हमने मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड्स को रिसर्च किया और उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक किया और ये रिजल्ट पाया। इनमें से कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस C4, साइकोटिक प्री वर्कआउट, मसल ब्लेस के कुछ प्री वर्कआउट्स और 1-2 फॉरेन ब्रांड्स को भी स्टडी किया। इनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कुछ इस तरह से हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट्स में है सिट्रोलिन मैलेट, क्रिएटिन, कैफीन एनहाइड्रस, बीटा एलेनिन, आर्जिनिन। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B6, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है, और कुछ ब्रांड्स में सोडियम, योहिम्बाइन और भी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट जो है L-सिट्रोलिन। L-सिट्रोलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि आपके लीवर और इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। इसके नेचुरल सोर्सेज में है वाटरमेलन, रेडिश, स्पेनिच और बीट रूट्स। L-सिट्रोलिन का एक दूसरा कॉमन नेम वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट भी है, क्योंकि वाटरमेलन इसका सबसे ज़्यादा फेमस और कॉमन सोर्स है। L-सिट्रोलिन इस अमीनो एसिड का बॉडी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ये आपकी बॉडी में यूरिया साइकिल, जिससे अमोनिया बॉडी से फ्लश आउट होता है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इसके परफॉर्मेंस रिलेटेड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला इफेक्ट इसका ये है, L-सिट्रोलिन आपकी मसल के इंड्योरेंस को बढ़ा सकता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये आपके रेप्स के परसेंटेज को ऑलमोस्ट 50% इंप्रूव कर सकता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है, ये आपके मसल सोरनेस को 48 आवर्स के बाद रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरा फंक्शन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये वैस्कुलैरिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और पंप्स को इम्प्रूव करता है। जब भी बात आती है पंप्स की, तो सबसे पहले एक कंपाउंड आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो L-सिट्रोलिन पंप्स को इम्प्रूव इसी के बेसिस पर करता है। L-सिट्रोलिन कन्वर्ट होता है एक दूसरे कंपाउंड में जिसे कहते हैं आर्जिनिन। L-सिट्रोलिन आर्जिनिन का एक प्रीकर्सर है और आर्जिनिन वो कंपाउंड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ही आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली बॉडी में ज़्यादा पंप आता है। इसी से रिलेटेड जैसा अभी जस्ट मैंने कहा कि आर्जिनिन, तो कुछ कंपनीज आर्जिनिन को अलग से भी ऐड कर देती हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो सिट्रोलिन ले या तो आर्जिनिन, दोनों को साथ में लेने का क्या फ़ायदा। तो जो कंपनीज आर्जिनिन को ऐड करती हैं वो बस एक तरह से मिसगाइड कर रही हैं और लेबलिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड कर रही हैं, क्योंकि सिट्रोलिन खुद आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है
और अगर आप डायरेक्टली आर्जिनिन लेते हैं तो इसकी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा है नहीं और बॉडी आर्जिनिन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर नहीं पाती। आर्जिनिन के कंपैरिजन में एल-सिट्रुलिन ओरली लेने के बाद लिवर से काफ़ी आसानी से बाईपास हो जाता है, जिसके चलते वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हो पाता है। L-citrulline is actually building blocks for L-arginine, and L-arginine is a much bigger molecule. So L-citrulline bypasses the liver, therefore it doesn't really have any toxic effect on the body at all. इसलिए आर्जिनिन और सिट्रुलिन अगर किसी भी प्री-वर्कआउट के लेबल में ये दोनों कंपाउंड आपको दिखे तो आपको हमेशा ये प्रीफर करना चाहिए कि एल-सिट्रुलिन उसमें ज़्यादा हो कंपेयर टू एल-आर्जिनिन, और अगर एल-आर्जिनिन नहीं है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और एल-सिट्रुलिन को लेकर कंपनी एक तरीके से और भी मिसगाइड करती है। कंपनीज प्योर एल-सिट्रुलिन को ऐड करने के बजाय एल-सिट्रुलिन मैलेट को ऐड कर देती हैं। आप अगर किसी भी प्री वर्कआउट के लेबल को देखेंगे तो उसमें एल-सिट्रुलिन की जगह एल-सिट्रुलिन मैलेट को ऐड करती हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एल-सिट्रुलिन के कंपैरिजन में एल-सिट्रुलिन मैलेट बॉडी ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन जो एल-सिट्रुलिन मैलेट सही तरीके से बनाना चाहिए उसमें सिट्रुलिन और मैलिक एसिड के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो यहाँ पर कंपनीज एक शॉर्टकट निकालती हैं, वो सीधा सिट्रुलिन के साथ मैलिक एसिड को मिक्स कर देती हैं। इस प्रोसेस में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, जिससे आपको प्योर एल-सिट्रुलिन मैलेट नहीं मिल पाता है। लेबल्स में आपने अक्सर देखा होगा एल-सिट्रुलिन डी मैलेट लिखने के बाद उसका कितना अमाउंट है, जैसे कि 6 ग्राम ये लिखा रहता है। इसमें एल-सिट्रुलिन और मैलिक एसिड का रेशियो कितना है ये ज़्यादातर कंपनीज मेंशन नहीं करती हैं। जैसे कि किसी में अगर आपको रेशियो देखने को भी मिल जाता है, उसमें अगर लिखा होगा एल-सिट्रुलिन डी मैलेट 2:1, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिट्रुलिन 2 के रेशियो में है और मैलिक एसिड सिर्फ 1 के रेशियो में है। अगर आप इसे नेचुरली ऑब्टेन करने की सोचते हैं तो आपको 1.5 kg वाटरमेलन में ऑलमोस्ट 3 ग्राम ऑफ एल-सिट्रुलिन ही मिल पाएगा। इसलिए इसे बाहर से सप्लीमेंट करना ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम इफेक्टिव डोज है 10 ग्राम पर डे। मैक्सिमम इफेक्टिव डोज 10 ग्राम होने के बावजूद कंपनी सिर्फ या तो 3 ग्राम या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 to 5 ग्राम पर ही जा पाती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है क्रेटीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रेटीन एक वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। क्रेटीन बेसिकली यूज़ होता है आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और आपके बॉडी में वाटर इंटेक को भी इंक्रीज़ करता है। इसका ऑलमोस्ट 5 ग्राम पर डे डोज होता है जो आप ले सकते हैं। अगर आपके प्री वर्कआउट में क्रेटीन ऐड है तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। वैसे हमने क्रेटीन के बारे में एक फुल डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें हमने क्रेटीन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कवर किया है। क्रेटीन के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसका नाम है कैफीन एनहाइड्रस। कैफीन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नर्वस स्टिमुलेंट है, जिसे नॉर्मली भी लोग यूज़ करते होंगे थ्रू नेचुरल सोर्सेज लाइक कॉफ़ी। कैफीन आपकी बॉडी को एक अलर्ट स्टेट में ले आता है और इससे भी आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा, जिससे जिम में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। ये वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जो दिन भर के अपने मेंटल स्ट्रेस और हार्ड वर्क के बाद जिम में अगर उतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील कर सकते हैं तो वो कैफीन का यूज़ आराम से कर सकते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया था जिसमें 2 ग्रुप्स को लिया गया, जिसमें से एक ग्रुप स्लीप डिप्राइव्ड था और दूसरा ग्रुप नॉर्मल था। स्लीप डिप्राइव्ड वाले ग्रुप को कैफीन से सप्लीमेंट करने के बाद अगर उसे कंपेयर किया गया नॉर्मल ग्रुप के साथ, दोनों के जिम में परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया, तो कैफीन सप्लीमेंटेशन के बाद स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप भी उस नॉर्मल ग्रुप के परफॉर्मेंस को मैच कर पाया। इसलिए कैफीन एक काफ़ी ज़्यादा प्रूवन और इफेक्टिव सप्लीमेंट है। इसके अलावा कैफीन के और भी अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का बेसिकली काम ये है कि ये आपके रेस्टिंग स्टेट के टाइम पे आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, जिससे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि लीन इंडिविजुअल्स में कैफीन के इनटेक के बाद ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होने लगी, और वहीं कंपेयर करते हैं अगर पोस्ट ओबीज इंडिविजुअल्स को, तो कैफीन के इंजेक्शन के बाद उनके बॉडीज़ में भी ऑलमोस्ट 80 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होने लगी। इसके अलावा एक और फंक्शन ये है कि ये आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, जो कि फैट लॉस में काफ़ी बेनिफिट है। हालांकि एक्सेस कैफीन लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है स्लीप डिप्राइवेशन, नींद आने में प्रॉब्लम हो जाना। अगर कैफीन का डोज हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उन्हें कैफीन से साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि उन्हें नींद आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप लेट नाइट में वर्कआउट करते हैं तो आप कैफीन का इंटेक कम रखें या फिर इसे अवॉइड ही करें, या फिर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ और भी सप्लीमेंट्स है जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं, उसको इंटेक कर सकते हैं। तो कैफीन का मैक्सिमम टॉलरेबल डोज है 400 मिलीग्राम पर डे। लेकिन बात करते हैं अगर इंडियन कंपनीज के डोसेज के बारे में, तो ये इतना कम होता है इनके सप्लीमेंट के अंदर कि इससे अच्छा कि आप कॉफ़ी पी लें, क्योंकि ये 100 से 150 ग्राम सी ऐड करती हैं और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं।
यही अगर हम कंपेयर करते हैं ओवरसीज ब्रांड की, तो ये ऑलमोस्ट 300 to 350 मिलीग्राम ऐड करती हैं अपने सप्लीमेंट में, जो कि इंडियन ब्रांड से ऑलमोस्ट डबल है या उससे भी ज़्यादा है। अब तो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट भी आ चुकी है कि कैफीन के साइड इफ़ेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होने लगे हैं, जैसे कि एल-थियानीन। एल-थियानीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कैफीन के साइड इफ़ेक्ट को बैलेंस कर सकता है और स्लीप डिप्राइवेशन वाले केस को भी रिमूव कर सकता है। और पब्लिक जितना पैसा इन प्रोडक्ट्स पर खर्च कर रही है, उसके कंपैरिजन में एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और एक बैलेंस्ड आउटपुट देखने को मिले। नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन आप सब जानते होंगे, प्री वर्कआउट लेने के बाद एक इचिंग सेंसेशन फील होती है बॉडी में, और इसी इचिंग सेंसेशन को लेके पब्लिक को ये लगता है कि ये सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है, जो सबसे ज़्यादा इचिंग देगा वो सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है, जबकि ऐसा नहीं है। और लोग इसी इचिंग सेंसेशन से जज करने लगते हैं कि वाह क्या प्री वर्कआउट है, वाह क्या प्री वर्कआउट है। बीटा एलेनिन इस इंग्रेडिएंट का आपके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये एक यूजलेस सप्लीमेंट है। अगर कुछ स्टडीज़ में अगर ऐसा पाया भी गया है कि इसका परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट होता भी है, तो उसमें ये देखा गया था कि सिर्फ 2.5% के मिनिमम इम्प्रूवमेंट के लिए आपको 180 ग्राम बीटा एलेनिन कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। इतने कम आउटपुट के लिए इतना ज़्यादा इनटेक करना, तो इससे बेहतर यही होगा कि कंपनीज कुछ और ज़्यादा यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें ताकि कंज्यूमर्स को बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल पाए। तो ये सिर्फ इसीलिए डाला जाता है कि लोग को ऐसा लगे कि ये नहीं, कुछ तो काम करता है प्री वर्कआउट, जबकि स्टडीज़ में बिल्कुल भी ये कहीं नहीं पाया गया है कि इससे कुछ भी बेनिफिट पड़ रहा है बॉडी के ऊपर। तो अगर आप प्री वर्कआउट को बॉडी इचिंग के ऊपर जज करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको उस पर जज करना चाहिए कि प्री वर्कआउट लेने के बाद आपको कैसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, और कैसा पंप आ रहा है जिम में वर्कआउट के बाद। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एल-टायरोसिन। बेसिकली एल-टायरोसिन एक अमीनो एसिड है और ये एक कॉग्निटिव इन्हांसमेंट कंपाउंड है, जो कि आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि आप इसे लेने के बाद जिम में काफ़ी फोकस फील करेंगे और आपका वर्कआउट काफ़ी फोकस्ड और अच्छा होगा। एल-टायरोसिन एक्चुअली में एक प्रीकर्सर है थायरॉक्सिन का, और ये और भी काफ़ी ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रीकर्सर है, जैसे कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस आपने सुना होगा डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इन सभी का भी प्रीकर्सर एल-टायरोसिन ही है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक फील गुड सेंसेशन आपकी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जिम में ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। आपका फोकस और एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन कंपनीज़ यहाँ पर भी एक स्कैम कर देती हैं। वो डायरेक्टली एल-टायरोसिन ऐड करने की जगह एक दूसरा कंपाउंड एन-एसिटाइल टायरोसिन ऐड कर देती हैं। ओरली इंजेस्ट करने के बाद एन-एसिटाइल टायरोसिन बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाता है, जिसके चलते ये बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो नहीं पाता और इसको इस फॉर्म में लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो कंपनीज़ को ये चाहिए कि डायरेक्टली एल-टायरोसिन ऐड करें, ना कि एन-एसिटाइल टायरोसिन। तो आप लेबल में ये ज़रूर चेक करें कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड उसमें मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है योहिम्बाइन। योहिम्बाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और कई फॉरेन ब्रांड्स में योहिम्बाइन देखने को मिल जाता है। योहिम्बाइन एक्चुअली में एक फैट बर्नर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में ये देखा गया है कि ये आपको हाइपरग्लाइसेमिक बना सकता है। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड के शुगर लेवल को ड्रॉप कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप इसे फैट लॉस के टाइम पे ले रहे हैं तो अच्छा यही होगा कि आप इसे पोस्ट वर्कआउट लें, क्योंकि इसे वर्कआउट से पहले लेना कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम तो नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप योहिम्बाइन अगर कंज्यूम कर भी रहे हैं तो इसे किसी और टाइम में ले लें। नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कई सारे प्री वर्कआउट्स में अभी भी इंक्लूड हो रहा है वो है एल-कार्निटीन। एल-कार्निटीन काफ़ी फेमस है पहले से भी एज अ फैट बर्नर, लेकिन अब रिसर्च इसे प्रूव कर चुकी है कि ये ओरली लेने पर कोई भी फ़ायदा नहीं इससे होता है, क्योंकि ओरल फॉर्म ऑफ एल-कार्निटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती है। अगर इसका कुछ यूज़ है भी तो वो इंट्रावेनस है। इंट्रावेनस यानी कि आपको इसे थ्रू इंजेक्शन वेंस में लेना होगा। इसलिए अगर ये प्री वर्कआउट में ऐड हो रही है तो बस ये एक गिमिक है और इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। नेक्स्ट की इंग्रेडिएंट है सोडियम। आप सबने देखा होगा कि प्री वर्कआउट में काफ़ी कंपनीज आजकल सोडियम यूज़ करने लगी हैं, और लोग भी काफ़ी आजकल सोडियम यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छा पंप आए। लोग अपने प्री वर्कआउट में सॉल्ट को ऐड करने लगे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छा पंप आए, और इसी चीज़ को देखते हुए कंपनीज अपने लगभग प्री वर्कआउट्स में सोडियम ऐड करने लगी हैं। लेकिन जिस अमाउंट को वो ऐड करती हैं उससे कोई भी फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगी तो आपके प्री वर्कआउट को बिल्कुल सॉल्टी बना देगा और ये बिल्कुल ही टेस्ट अच्छा नहीं करेगा, और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनका प्री वर्कआउट टेस्ट ना अच्छा करे। इसलिए अगर कोई कंपनी सोडियम ऐड कर रही है तो वो सिर्फ एक गिमिक है और लेबल पर इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि सोडियम का अमाउंट उसमें काफ़ी कम होगा टेस्ट को बचाने के लिए। एक और काफ़ी ज़्यादा फेमस इंग्रेडिएंट आजकल ऐड होने लगा बायोपेरिन या फिर ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट। आपने अक्सर कंपनीज के प्री वर्कआउट के लेबल में इस इंग्रेडिएंट को भी देखा होगा। बायोपेरिन का मेन फंक्शन ये है कि ये कैफीन और नॉन एड्रेनलिन जैसे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देती है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है
और ये बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर पाती है। तो इसे बस एक असिस्टिंग एजेंट के रूप में देखा जा सकता है मेन इंग्रेडिएंट कैफीन के लिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कंपाउंड के बारे में जिसे कंपनी अपने लेबल पे भर भर के दिखाती हैं, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे विटामिन जैसे कि विटामिन B1, B3 या फिर नियासिन, B6, B12 आप फॉलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ये सारे विटामिन मिलकर बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे कंपनीज प्री वर्कआउट में भी ऐड करने लगी हैं। इन विटामिन का डायरेक्टली प्री वर्कआउट में ऐड करने का कोई सेंस बनता तो है नहीं, क्योंकि इनका कोई इमीडिएट परफॉर्मेंस रिलेटेड इफेक्ट है नहीं। वैसे तो ये सारे विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ये प्री वर्कआउट में काम नहीं करेंगे। अगर आप इन विटामिन को लेना चाहते हैं तो आप कभी और टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर प्री वर्कआउट में आप इसे लेंगे तो बेसिकली प्री वर्कआउट लिया जाता है आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए, ताकि आपको अच्छा एनर्जी मिले, अच्छा पंप मिले, और ये विटामिन वहाँ जाकर सूटेबल नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप बाकी इंग्रेडिएंट को ज़्यादा फॉलो करें जो आपके प्री वर्कआउट के मेन गोल को कंप्लीट कर सके। ये ऑलमोस्ट सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ज़्यादातर प्री वर्कआउट्स में देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ऐड करने के बाद प्री वर्कआउट का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर कोई प्री वर्कआउट आप सिर्फ इस बेसिस पर ले रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। प्री वर्कआउट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। अगर कोई कंपनीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे ऐड करने के लिए, तो फिर वो टेस्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर फोकस करें या फिर आप सिर्फ टेस्ट पर फोकस करें। तो ये थी एक फुल डिटेल वीडियो अबाउट प्री वर्कआउट, हाउ टू बाय अ प्री वर्कआउट। अगर आपका फ्रेंड या आप भी प्री वर्कआउट लेना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी प्री वर्कआउट खरीदने से पहले, कि आप किस की पॉइंट को देख सकते हैं और किस तरह का प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं। इस अवेयरनेस की कमी के चलते आजकल कंपनीज जो भी मन करता है वैसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने लगी हैं जिसका परफॉर्मेंस पे कोई फोकस होता नहीं है, और कंज्यूमर्स के पास काफ़ी यूजलेस प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। तो अगर कंज्यूमर्स में अवेयरनेस बढ़ जाता है तो हो सकता है कि कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट के लाइनअप को इम्प्रूव करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करें। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करें और बाकी लोग में भी अवेयरनेस बढ़ जाए प्री वर्कआउट के बारे में। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग एंड स्टे पम्प।